आज का प्रोग्राम सिंध हुकूमत के करप्शन पर मेरे पहले प्रोग्राम का दूसरा पार्ट है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बिलावल के 300 यूनिट फ्री बिजली के इंतखाबी नारे को कैसे अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल किया, यह आप पहले पार्ट में देख चुके हैं। लेकिन जनाब, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर चलने वाला ये सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का कोई पहला करप्शन नहीं था। वो तो इस प्रोजेक्ट में गजब करप्शन की तीसरी अजब कहानी थी। दो कहानियां इससे पहले निमट भी चुकी हैं और आज उनकी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा, और वो भी एक एक डॉक्यूमेंट के साथ। मैंने अपने पहले प्रोग्राम पर भी हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश की थी, जो बार बार राब्तों के बावजूद नहीं दिया गया। और इस बार मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए सिंध हुकूमत, उसके मुताल्लिक़ा वज़ीर और सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के हुक्काम को अपना मौक़िफ़ पेश करने की एक बार फिर पेशकश कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन हाजिर है, आप जब चाहें इस पर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। हाँ, सू करने या पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की आपकी धमकियां कुछ काम नहीं करेंगी। अब तो नैब भी कूद गया है। तो जनाब, बात शुरू करते हैं $100 मिलियन से। छोटी बात तो करनी ही नहीं है, आखिर पीपल्स पार्टी का मामला है। तो ये $100 मिलियन वर्ल्ड बैंक का कर्जा है, जो सिंध में सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने के मंसूबे के लिए दिए गए। मेरे पास मौजूद डॉक्यूमेंट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत के दरमियान ये मुआहदा 9 जनवरी 2019 को हुआ, जिस पर वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी एनर्जी डिपार्टमेंट सिंध ने दस्तखत किए थे। इस मंसूबे के 4 हिस्से थे। आसान जुबान में समझ लीजिए कि मंसूबे के तहत सिंध हुकूमत को 4 काम करना था। पहला, 400 मेगावाट के सोलर पार्क लगाना था, ताकि सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करके लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सके। सोलर पार्क के इस मंसूबे के लिए $40 मिलियन की रकम मुख्तस की गई, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 11 अरब रुपए से ज़्यादा। लेकिन फिर क्या हुआ, ये बहुत दिलचस्प है। सोलर पार्क के इस मंसूबे में इलेक्ट्रिक को भी शामिल कर लिया गया। मकसद ये था कि बिजली पैदा करके बराह रास्त इलेक्ट्रिक के सिस्टम में डाली जाए, ताकि कराची और कराची से बाहर जहां तक इलेक्ट्रिक का सिस्टम है, बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सके। इस मकसद के लिए एक कंसल्टेंट फर्म ब्रिज फैक्टर हायर कर ली गई और साथ ही कराची और उसके कुर्बो जवार में ऐसी ज़मीन की तलाश शुरू कर दी गई जहां ये सोलर पार्क बन सके। और जिस शहर में ज़मीनों पर कब्ज़ों का भी एक सिस्टम हो और वो भी अपना ही हो, ये ज़मीन तलाश करना इतना मुश्किल ना था। हब के करीब 2 मुकामात, देह हल्कानी और देह मीठा घर, मलिर की तरफ देह मुराद और जामशोरों के करीब मांझन में जनवरी 2023 में 4 मुकामात को आइडेंटिफाई कर लिया गया और मुतालिका महकमों से बातचीत भी शुरू कर दी गई, ताकि सोलर पार्क्स की ज़मीनों को लीज मिल सके। इसी दौरान 2 कॉन्ट्रैक्टर्स, अब्दुल सत्तार एंड कंपनी और हाजी सिराज सोमरो को इन चारों साइट्स की ज़मीन को लेवल करने और बाउंड्री वॉल का ठेका दे दिया गया। बाउंड्री वॉल बनना थी 22 किलोमीटर चारों साइट्स को मिलाकर, और करप्शन के अन्नदाताओं ने इन दोनों ठेकेदारों को पूरे काम की फुल पेमेंट एडवांस कर दी। एक को 1.5 अरब और दूसरे को 1 अरब। और मजे की बात यह है कि 100% पेमेंट लेने वालों ने इन चारों साइट्स पर आज तक 10% काम भी नहीं किया। एक और मजे की बात बताऊं, कॉन्ट्रैक्टर हाजी सिराज सोमरो को कानून के मुताबिक कोई सरकारी ठेका दिया ही नहीं जा सकता। जानते हैं क्यों? इसके लिए आपको एक JIT रिपोर्ट का एक मखसूस हिस्सा दिखा देता हूं। ये JIT उन फेक अकाउंट से मुताल्लिक है जिसमें 1 अरब 32 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ये किकबैक्स की रकम थी, जो सिंध में सरकारी ठेके लेने वाले 19 कॉन्ट्रैक्टर्स ने 323 ट्रांजैक्शंस में ट्रांसफर किया। और उन 19 कॉन्ट्रैक्टर्स में से ही एक हाजी सिराज सोमरो साहब, लेकिन जिसे पिया चाहे वही सुहागन। लिहाजा हाजी सिराज सोमरो को एक ऐसे काम का ठेका और उसकी फुल पेमेंट एडवांस में ही मिल गई जो कर्ज लेकर किया जा रहा है। इस JIT में और भी बड़े बड़े नाम हैं, इस पर अलग प्रोग्राम करूँ। वर्ल्ड बैंक से मुआहदे के मुताबिक सोलर पार्क सितंबर 2023 में मुकम्मल हो जाना थे, लेकिन सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से मुख्तलिफ बहाने करके 2 साल की एक्सटेंशन ले ली और 3 दिन बाद यानी 30 सितंबर 2025 को वो भी पूरी हो रही है। लेकिन इस मंसूबे पर काम कितना हुआ है, मुख्तसरन वो बता देता हूँ। सोलर पार्क्स की ज़मीन मई 2023 में लैंड डिपार्टमेंट को करोड़ों रुपए की अदायगी के बाद एनर्जी डिपार्टमेंट को 30 साल की लीज के साथ मिल चुकी है।
लेकिन अभी पेमेंट सिर्फ 10 साल की लीज की गई है। और हकीकत यह है कि आज तक सोलर पार्क्स के मंसूबे पर ओवरऑल 1% भी काम नहीं हुआ है और लीज के 2.5 साल गुजर चुके हैं। असल में सोलर पार्क एक ऐसा मंसूबा है जिसमें करप्शन माफिया को कुछ मिल नहीं पा रहा है, इसलिए 400 मेगावाट बिजली के इस मंसूबे को सरकारी फाइलों में दबा दिया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें माल नहीं बना, माल तो बना है। तकरीबन $10 मिलियन यानी तकरीबन 3 अरब रुपए सोलर पार्क के इस मंसूबे से माफिया की जेब में जा चुके हैं। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा पारा आने। तो जनाब, कहानी यह है कि जब सोलर पार्क मंसूबे में भरपूर करप्शन का मौका नहीं मिला तो माफिया ने दूर की सोची। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट ओवरऑल $100 मिलियन का है, इसलिए माफिया ने नजरें अगले प्रोजेक्ट पर गाड़ दी। और यही है मेरा आज का असल टॉपिक, SSEP यानी सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का दूसरा कंपोनेंट, जहां करप्शन की ऐसी दास्तान रकम की गई है कि जिससे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। SSEP का ये दूसरा कंपोनेंट था सिंध की सरकारी इमारतों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करना, और उसके भी 2 राउंड थे। पहले राउंड में अस्पताल और स्कूल और दूसरे राउंड में सरकारी दफातर। और चूंकि ये काम 2019 में शुरू हो रहा था और ये वो वक्त था जब कोविड आ चुका था, इसलिए तय पाया कि पहले सिंध भर के सरकारी अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिल किया जाए। करप्शन माफिया ने इसी दौरान छक्का ये मारा कि सोलर पार्क मंसूबे में बच जाने वाले पैसे वर्ल्ड बैंक को वापस करने की बजाय पूरे मंसूबे को ही रिवाइज करते हुए वो रकम इस दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर कर दी। यानी सोलर पार्क का मंसूबा जो $40 मिलियन में मुकम्मल होना था, उसे $15 मिलियन पर क्लोज करके उसके $25 मिलियन कंपोनेंट 2 में ले आए और ये मंसूबा 25 मिलियन से $50 मिलियन का हो गया। स्क्रीन पर आप ये डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। इस कंपोनेंट 2 में करप्शन की एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि दाल में कुछ काला नहीं था, पूरी दाल ही काली थी। हुआ कुछ यूं कि 2022 में सिंध में सैलाब आ गया और पाकिस्तान में कोई कुदरती आफत आ जाए तो हुकूमतों की तो चांदी हो जाती है। ये मुहावरा भी पुराना हो चुका है, अब तो कहना चाहिए हुकूमतों का तो डॉलर हो जाता है। तो जनाब, सैलाब से जेकबाबाद को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा और ऐसे में अमरीकी इदारे USAID ने सिंध हुकूमत को जेकबाबाद के तबाहल पंपिंग स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए ख़त लिख दिया ताकि जेकबाबाद के शहरियों को पीने का पानी मैसर आ सके। ये ख़त घूमता हुआ सिंध सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट में आ गया। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था कि वर्ल्ड बैंक भी कूद पड़ा और SSEP से कहा कि जेकबाबाद पंपिंग स्टेशन को इस मरहले में शामिल कर लिया। SSEP तो वैसे ही वर्ल्ड बैंक के पैसों को ठिकाने लगाने की ताक में था और अब तक इस प्रोजेक्ट का सिर्फ 21% ही ठिकाने लगा सका था। इसलिए रातों रात ही यह तय पाया कि जेकबाबाद पंपिंग स्टेशन पर 1.4 मेगावाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाए। महफूज काजी उस वक्त भी SSEP के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और उस वक्त कहानी में एक और किरदार भी था, रुहैल हुसैन। कहने को एक सोलर कंपनी सर्ज एनर्जी का मालिक, लेकिन असल में महफूज काजी का फ्रंटमैन। करप्शन माफिया को वर्ल्ड बैंक के सोलर प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के $50 मिलियन ठिकाने लगाने की इतनी जल्दी थी कि रातों रात ही जेकबाबाद पंपिंग स्टेशन पर सोलर इंस्टॉल करने का ठेका निंगबो नामी कंपनी को देने का फैसला कर लिया। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसे मुतादिद वार्निंग लेटर जारी हो चुके थे और उसे ब्लैकलिस्ट किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसे जनवरी 2023 में ये ठेका दे दिया गया। मेरे पास मौजूद डॉक्यूमेंट के मुताबिक निंगबो से कॉन्ट्रैक्ट 17 जनवरी 2023 में साइन हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट की 80% पेमेंट अक्टूबर और नवंबर 2022 में ही कर दी गई। स्क्रीन पर पेमेंट की डिटेल्स तारीखों के साथ और चेक नंबर के साथ आप देख सकते हैं। सलाम है इस करप्शन माफिया को। अब जरा निंगबो के बारे में कुछ बता देता हूं। निंगबो लाहौर की एक कंपनी है जिसे जेकबाबाद पंपिंग स्टेशन में नवाजने से पहले कोरोना के दौरान सिंध के 6 अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिल करने का ठेका दिया गया था। कोविड की वजह से काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए, इसलिए निंगबो को उस वक्त भी 80% पेमेंट भी कर दी गई। लेकिन निंगबो ने अलग ही काम किया। उसने अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए जो सामान इंपोर्ट किया
वो अस्पतालों में इंस्टॉल करने की बजाय ओपन मार्केट में बेच दिया, क्योंकि कोरोना की वजह से उन दिनों सोलर प्लेट्स की डिमांड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये मामला जब SSEP के इल्म में आया तो निंगबो को मुख्तलिफ वक्तों में 6 वार्निंग लेटर्स जारी किए गए और उसे ब्लैकलिस्ट करने पर काम शुरू कर दिया गया था। लेकिन इसी दौरान अगस्त 2022 में महफूज काजी प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन के आ गए और उसके बाद निंगबो जीरो से हीरो बन गई। ये मामला वर्ल्ड बैंक के इल्म में भी आया और वर्ल्ड बैंक ने इस पर एतराज़ भी उठाया, लेकिन यहाँ सुनता कौन है? निंगबो जीरो से हीरो कैसे बनी, अब ये बता देता हूँ। निंगबो तो ब्लैकलिस्ट होने जा रही थी और ये करप्शन माफिया के लिए एक सुनहरी मौका था कि वो इस कंपनी के जरिए अपने खेल को आगे बढ़ा सकें। महफूज काजी के फ्रंटमैन रुहेल हुसैन ने निंगबो से डील मार ली और डील थी कि तुम्हारी कंपनी को अब हम चलाएंगे, यानी फ्रंट पर निंगबो होगी और बैक पर रुहेल हुसैन। और असल में जैकबाबाद पंपिंग स्टेशन का ठेका मिला तो निंगबो को था, लेकिन बैक पर रुहेल हुसैन ही था। आइए इसका सबूत भी दे देता हूँ। ये है निंगबो का बैंक स्टेटमेंट। इसमें 3 अक्टूबर 2022 और 31 अक्टूबर 2022 की बैंक ट्रांजैक्शंस हाईलाइट हैं। ये पेमेंट्स निंगबो के अकाउंट से रुहेल हुसैन की कंपनी सर्ज एनर्जी और शिराज हुसैन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई हैं। और शिराज हुसैन भी कोई और नहीं है, सर्ज एनर्जी का डायरेक्टर और रुहेल हुसैन का सगा भाई है। और आगे बढ़ते हैं। जब नवंबर 2022 में जैकबाबाद पंपिंग स्टेशन पर 1.4 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने की 13 करोड़ रुपए की पेमेंट एग्रीमेंट से भी पहले निंगबो को जारी की गई, तो 21 नवंबर को यह पेमेंट निंगबो के अकाउंट में आई और अगले ही रोज 22 नवंबर को यह पूरी पेमेंट रुहेल हुसैन की कंपनी सर्ज एनर्जी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। वकास अली से पहले SSEP के प्रोजेक्ट डायरेक्टर महफूज काजी का फ्रंटमैन रुहेल हुसैन इस प्रोजेक्ट के तमाम मामला चलाता था और उसके दर्जनों सबूत मेरे पास डॉक्यूमेंट की सूरत में महफूज है। अब जरा जैकबाबाद पंपिंग स्टेशन पर वापस आते हैं। निंगबो या यूं कह रहे हैं रुहेल हुसैन ने जैकबाबाद पंपिंग स्टेशन का ठेका लेने के बाद वहां भी करप्शन की देवी को खूब नजराने चढ़ाए और रिजल्ट यह है कि जैकबाबाद पंपिंग स्टेशन पर 1.4 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का मंसूबा आज बन पड़ा है और उस पर वर्ल्ड बैंक के 30 करोड़ रुपए डूब गए हैं। और वो यूएसएड जिसने बड़े मान के साथ इस पंपिंग स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए दरखास्त की थी, अब सिंध हुकूमतों से शिकायतें करता फिर रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ने इंतहाई गैर मयारी काम किया है, बुनियादों में क्रैक्स पड़े हुए हैं, सोलर पैनल टूटे हुए हैं और कई सोलर पैनल्स की वायरिंग तक नहीं की गई, जिसकी वजह से वो आपस में कनेक्ट नहीं और इस वक्त प्रोजेक्ट बन पड़ा है। लेकिन SSEP के रिकॉर्ड में ये प्रोजेक्ट न सिर्फ मुकम्मल हो चुका है, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर यानी निंगबो को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है, जिसकी बुनियाद पर उसे मुकम्मल पेमेंट भी हो चुकी है। अब ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट कौन देता है और उसकी करप्शन फीस कितनी है, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुख्तसरन बता देता हूँ। इस मकसद के लिए एक कंसल्टेंट फर्म हायर की गई है और उस फर्म का कर्ता धर्ता है शारिक अहमद, जो इससे पहले मल्टी कंसल्ट नामी कंपनी का मुलाजिम था। मल्टी कंसल्ट को वर्ल्ड बैंक ने ही रिकमेंड किया था, लेकिन अस्पतालों और स्कूल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद मल्टी कंसल्ट को फारिग कर दिया गया और फिर एंट्री हुई रिन्यूएबल स्टार नामी कंसल्ट कंपनी की और अनऑफिशियल रिन्यूएबल स्टार का सब कुछ शारिक अहमद है। जानते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट की क्या फीस देना पड़ती है? 10 लाख रुपए। जैकबाबाद पंपिंग स्टेशन पर सोलर इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट निंगबो को दिए जाने पर वर्ल्ड बैंक का नैब भी हरकत में आ गया था। INT इंटीग्रेटिव वाइस प्रेसिडेंसी एक ऐसा वर्ल्ड बैंक का शोबा जो बराह रास्त वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के मातहत है। INT ने इस मामले पर सिंध सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट से खत लिखकर सवाल किया कि आखिर ये ठेका निंगबो को दिया ही क्यों गया था, लेकिन महफूज काजी ने यह मामला वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के गले में डाल दिया। INT को जवाब दिया गया कि क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए वजीर आला सिंध की जानिब से दबाव था, इसलिए इसे हमने निंगबो को दे दिया। वर्ल्ड बैंक का ये कर्जा किस तरह मिट्टी में मिलाया गया है, इसमें सिंध के आवाम से सबसे बड़ा फ्रॉड यह हुआ है कि ये पूरा मंसूबा ही ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए बनाया गया
ऑन ग्रिड सिस्टम यानी वो इलाके जहां के इलेक्ट्रिक या वापडा का बिजली की सप्लाई का निजाम मौजूद है। सिंध हुकूमत के नाहल अफराद ने सोचा कि जहां जहां सरकारी इमारतों में ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे, वहां सूरज की रोशनी से पैदा होने वाली बिजली उस सरकारी इमारत की ज़रूरत पूरी करने के बाद इजाफी बिजली ग्रिड यानी केई या वापडा के सिस्टम में चली जाया करेगी। लेकिन अफसोस इस प्रोजेक्ट से पहले ये स्टडी नहीं की गई कि जहां 16 घंटे लोड शेडिंग हो, वहां ऑन ग्रिड सिस्टम का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरीज तो होती नहीं है जो बनने वाली बिजली को स्टोर कर सकें। यानी सूरज की रोशनी खत्म तो फिर सिर्फ अंधेरा रह जाता। तो क्या किसी अस्पताल के लिए ऐसा मंसूबा सूदमंद साबित हो सकता है? वर्ल्ड बैंक के $100 मिलियन के मंसूबे के दूसरे मरहले में 33 अस्पतालों, 7 सरकारी दफातर जिसमें सिंध असेंबली भी शामिल है, 8 स्कूल और कॉलेजेस, 2 लाइब्रेरीज और पुलिस ऑफिस और जेल समेत 56 साइट्स पर सोलर सिस्टम नस्ब करना था। कोविड की वजह से अस्पतालों को सिर्फ 6 माह में सोलर पर मुंतकिल करने का टारगेट दिया गया, लेकिन ये प्रोजेक्ट 2.5 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सका। और आज अगर उन अस्पतालों और स्कूलों की ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी जाए तो वो जेकबाबाद पंपिंग स्टेशन से मुख्तलिफ नहीं है। अंदरूनी सिंध तकरीबन तमाम ही अस्पताल और स्कूल्स पर लगाए गए सोलर सिस्टम बंद पड़े और अक्सर जगह पर तो सोलर पैनल गायब भी हो चुके हैं। अब वो चोरी हुए हैं या बासर अफराद के घरों पर पहुंच चुके हैं, ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। इस फ्रॉड मंसूबे में एक और फ्रॉड भी हुआ है। वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत के दरमियान मुआहदे में ये तय हुआ था कि सोलर सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन के बाद उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इस मकसद के लिए सारा सिस्टम ऑनलाइन करना था। हर इन्वर्टर के साथ एक वाईफाई डोंगल लगना था, जिससे ऑनलाइन ये पता चल सके कि कौन सा सोलर सिस्टम कितनी जनरेशन कर रहा है। लेकिन ये मॉनिटरिंग सिस्टम कभी नहीं लग सका और हैरत अंगेज तौर पर वर्ल्ड बैंक ने कभी इस पर एतराज़ भी नहीं किया। इस मॉनिटरिंग सिस्टम का मकसद कॉन्ट्रैक्टर पर चेक एंड बैलेंस भी रखना था, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद भी हर कॉन्ट्रैक्टर को क्वार्टरली एक पेमेंट की जाती है और ये पेमेंट कहलाती है ONM यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की पेमेंट। हर कॉन्ट्रैक्टर को ये बताना होता है कि उसका लगाया हुआ सिस्टम कितनी जनरेशन कर रहा है, यानी कितनी बिजली पैदा कर रहा है और उसकी मेंटेनेंस पर कितना खर्चा आ रहा है। लेकिन करप्शन का ये आलम है कि बगैर किसी मॉनिटरिंग सिस्टम के ही कॉन्ट्रैक्टर्स को ये पेमेंट बाकायदगी से जारी है, बाकायदा कमीशन तय करके। 3 से 4 मिलियन हर कॉन्ट्रैक्टर को क्वार्टरली घर बैठे मिल जाते हैं, उन सोलर सिस्टम के जो अब वजूद ही नहीं रखते। वर्ल्ड बैंक के $100 मिलियन के कर्जे से चलने वाले इस मंसूबे का पैसा कैसे कैसे बांटा जाता है, ये आप पर अब तक वाज़ेह हो चुका होगा। अब आपको ये दिखाऊंगा कि वो पैसा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी महफूज काजी तक पहुंचता था, उसकी बंदरबांट कैसे होती थी। जरा ये वीडियो देख लीजिए। आप बोल रहे हो 0.6 चार्ज, ठीक है, और 1.4 आपको हैदराबाद दे दो, पक्का? मैं आपके लिए यहाँ से मैं साहब से गाड़ी लेके मैं हैदराबाद चला जाऊँ, बस मेरे पास से ये लफड़ा हुआ, मेरे पास से लफड़ा, ये पेमेंटों के चक्कर होते तो मैं एक सरकारी गाड़ी है, दूसरा सरकारी नहीं, तो डायरेक्ट हैदराबाद पहुँचे में हो सकता है हाजिर ड्राइवर आता है, कोई प्राइवेट गाड़ी में आता है। हैदराबाद चले, मैं कल आता हूँ, मैं हैदराबाद से लगा 1.4 आपको ये मैं सर पैसों का हिसाब मसला नहीं करेंगे। ये आपके पास आ गया 73 भी क्या करो, हमारे वाली का तो वो नहीं रखेगा, वो नहीं रखेगा इतना बड़ा। ट्रस्टेबल बंदा वही है आपके पास। सर मेरे पास दूसरी फटीक है बहुत, मेरे पास मिक्स हो जाए मैं फंस जाऊंगा और कुछ भी नहीं होगा। ये क्या है? चलिए साल के बाद ही यूज होगा, क्या है ऑडिट आएगा तो आपके पास वो 0.4 यूज होगा। बहरिया ले लो सर, बहरिया ले लो,
वो तो जुआ रोज का चलता है, लो बेचो लो बेच दो। पैंतीस और 7 7 14 28, 28 का मतलब हुआ 40 और 43। वहाँ कर चले। ये गुफ्तगू महफूज काजी और उसके एक बंदे के दरमियान कराची ऑफिस की है, जिसमें महफूज काजी 1.4 की रकम हैदराबाद पहुंचाने के लिए कह रहा है। 1.4 का मतलब है 1,40,00,000 रुपए, और 0.6 यानी 60 लाख रुपए ऑफिस में ही रखने का कह रहा है। ऑडिट के वक्त राशि ऑडिटर्स या किसी दूसरे महकमे के राशि अफसरान को देने के लिए। इसी गुफ्तगू में 73 लाख का जिक्र भी है, और ये रकम भी महफूज काजी को अपनी बेटी के एडमिशन के लिए दरकार थी। महफूज काजी इस वीडियो में ऑफिस में रखी जाने वाली रकम के हवाले से डरता हुआ भी नजर आ रहा है, और कहता है कि इतनी रकम ऑफिस में रखना रिस्क भी है, क्योंकि जिस वक्त की ये गुफ्तगू है उस वक्त ऑडिट दूर था, और वो उस वक्त तक के लिए इस रकम को महफूज रखना और इससे कमाना भी चाहता। इस मकसद के लिए वो दूसरे शख्स से ये रकम कहीं इन्वेस्ट करने के लिए मशवरे मांगता भी सुना जा सकता है, और दूसरा शख्स उसे बहरिया में इन्वेस्ट करने के मशवरे भी दे रहा है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की नाक के नीचे ये सब आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं है, और इस सारे गेम के पीछे कौन है ये मैं आपको पिछले प्रोग्राम में ही बता चुका हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना तो मुल्की इदारे और ना ही वर्ल्ड बैंक इस करप्शन का कोई नोटिस ले रहा है। वर्ल्ड बैंक का भी इस मामले में किरदार मशकूक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को इस प्रोजेक्ट में करप्शन की शिकायत उस वक्त कर दी गई थी जब इस मंसूबे का सिर्फ 30% ही ठिकाने लगा था। वर्ल्ड बैंक समेत पाकिस्तानी इदारों की खामोशी का नतीजा यह है कि सिंध के अवाम हर गुजरते दिन आलमी कर्जे तले दबते जा रहे हैं। करप्शन पर प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।